Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to everyone. Dear students, hope that you all are doing good. You are fine at your respective homes. As usual, I am Mr. Manzoor Ahmad Wani, teacher, Higher Secondary Belgaum. And dear students, as you already know that we have already discussed this topic, the ailing planet and the green movement's role. But unfortunately, due to COVID, we couldn't complete it. Today we will try to conclude this topic. Now let's start. The ailing planet and the green movement's role by Nani Palkhiwala. In the previous lectures, we have already know that this article, it is actually an article, it is about the global warming and the human activities that has led this earth to become sick day by day, and for making this earth sick, it is we humans who are responsible for that. And in this article, actually, Nani Palkhiwala tries to convey a message to all of us that as humans, we are having huge responsibilities. We need to use this earth very judiciously, and we should take care of it so that we can survive on it, and we have to take care of our coming generations. So इस आर्टिकल में हमें यही मैसेज कन्वे की गई है कि हमने इस ज़मीन को मुतासिर किया है, जो इसकी ओरिजिनल शेप थी हमने उसको बिगाड़ दिया है अपनी इरेस्पॉन्सिबल एक्टिविटी से, और इसकी वजह से हमारी ये जो ज़मीन है इस पे हमें कई सारी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। और ना सिर्फ हम लोग परेशान हैं, इस ज़मीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा आलूदगी है, तो इससे कई सारी बीमारियाँ फैलती हैं, और ह्यूमन जो हैं इनकी जो लाइफ जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई है, और हर तरफ से इनको पोल्यूशन का ही सामना करना पड़ता है। हर जगह हम देखते हैं गार्बेज, डस्ट, पोल्यूशन, डिफॉरेस्टेशन, तो कई सारी हमने ऐसे काम किए हैं जिससे ज़मीन जो है ये बीमार हो गई है। ओके, तो आज हम इससे आगे पढ़ते हैं, जो कि जैसा कि आप जानते हैं हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया है, तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वी विल मूव फर्दर। नाउ लेट्स स्टार्ट टुडे। Article 48A of the Constitution of India provides that the state shall endeavour to protect and improve the environment and to safeguard the forests and wildlife of the country. Now, it is categorically mentioned in the Indian Constitution under Article 48A that it is the responsibility of the state to safeguard the environment, to safeguard the earth, to protect it. तो आर्टिकल 48A जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, इसमें ये बिल्कुल लिखा गया है कि ये तो स्टेट की जिम्मेदारी बनती है कि इसने इसका ख्याल रखना है। अगर कहीं पे डिफॉरेस्टेशन होती है, वी नीड टू कंट्रोल इट, एंड दोज कल्प्रेट्स हु आर टेकिंग पार्ट इन दिस डिफॉरेस्टेशन, वी नीड टू टेक एक्शन अगेंस्ट देम। हमने उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, उनको रोकना है, तब जाके हम इस जमीन को, अपनी इस धरती को बचा सकते हैं। किससे बचा सकते हैं? पोल्यूशन से, डिफॉरेस्टेशन से, और ये जो ग्लोबल वार्मिंग हम देखते हैं इससे बचा सकते हैं। तो ये स्टेट की जिम्मेदारी बनती है। इसके अलावा जो हमारी वाइल्ड लाइफ जो सेंचुरीज है हमारी कंट्री में, जो हमारा एक बहुत बड़ा असासा है, तो इससे क्या होता है कि उनका भी हमने ख्याल करना है। अगर हमने जंगलात का बेतहाशा सफाया कर दिया तो इससे क्या होता है कि उनकी लाइफ जो होती है, वाइल्ड लाइफ जो है वो अफेक्ट हो जाएगी, जिसकी वजह से हम लोग भी बीच बीच में उनके शिकार हो जाते हैं। क्योंकि जब हमने उनके हैबिटेट्स को ख़त्म कर दिया, जब हमने उनके शेल्टर्स को ख़त्म किया, तो वो मजबूरन बस्तियों की तरफ आना शुरू कर देते हैं। इससे क्या होता है कि जो इंसानी बस्तियां होती हैं वो कभी कभार इनका शिकार हो जाती हैं। इससे हमारी ये इकोलॉजिकल जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो इसका भी स्टेट को ही केयर करना चाहिए, ये इनकी बिल्कुल रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो हमारी कंट्री में है, जो हमारे इंडिया में है, जो सबसे बड़ी तकलीफ जो है, एंग्विश मीन्स मेंटल पेन,
हमारे जहनों में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये है कि we always make laws in our country, but in practical senses these laws are never implemented, and we people have never respected the laws of our country, the laws of our constitution. क्योंकि हमने तो कानून कई सारे बनाए हैं, हमारे आई में तो बिल्कुल कैटेगोरिकली मेंशन है कि हमने किसी भी तरह से ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे हमारी कंट्री जो है इसको नुकसान हो जाएगा। लेकिन जब हम इनको इम्प्लीमेंट करने की बात करते हैं, ना ही हम उनको प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर पाते हैं, और ना ही हम लोग जो है एज ए सिटीजन, रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम पे भी वो कई सारी जिम्मेदारियां आयद होती हैं कि हमने इन लॉज को रेस्पेक्ट करना था, हमने इनको फॉलो करना था। लेकिन जब हम इन लॉज को वायलेट करते हैं तो वी आवरसेल्व्स बिकेम आउटलॉज, हम बिल्कुल इन लॉज से अपने आप को बालातर समझते हैं, जिससे क्या होता है कि एक तो हम एज ए रेस्पॉन्सिबल या सिविलाइज्ड सिटीजन कहलाने का हक नहीं रखते हैं, दूसरी बात ये होती है इससे हमारा कंट्री जो है इसको कई सारे नुकसान उठाने पड़ते हैं, कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये भी हमारी मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है और लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि हमने स्टेट को प्रोटेक्ट करना है। हमने जितने भी हमारी कंट्रीज के लॉज हैं, वी नीड टू अवॉइड देम, वी नीड टू रेस्पेक्ट देम, so that is the only way we can protect our country from any kind of deterioration, from any kind of what we call pollution and other things that are responsible for causing threat to our survival, our existence. Now let's take the next slide. For instance, the constitution says that casteism, untouchability and bounded labor shall be abolished, but they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution. अब यहाँ पे नानी की पालकी वाले ने एक बहुत बड़ी बात कही है कि हमारे आईन में ये लिखा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि it is completely that prohibited that there should be no discrimination in our country on the basis of caste, color, creed or anything else. ये तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, ये वहां पे बिल्कुल इसको जुर्म यानी क्राइम माना गया है कि अगर कहीं पे भी कोई डिस्क्रिमिनेशन हो कास्ट के एतबार से या अनटचेबिलिटी, इंफीरियरिटी, सुपीरियरिटी, किसी जात को हम छोटा माने, किसी को बड़ा माने, आप एक डिवीजन हम सोसाइटी में करें, ये तो बिल्कुल अलाउड ही नहीं है। लेकिन 44 इयर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन को ऑपरेशन में 44 इयर्स हो चुके हैं, लेकिन जब हम हकीकत में देखते हैं तो हम इन चीज़ों से भी बिल्कुल हम इनमें इन्वॉल्व हैं, हम अब भी इनमें बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हैं, हम अब भी इन चीज़ों में मुलव्वस हैं, जो कि हमारे लिए बहुत बड़ा एक क्या कहते हैं ना कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात है, शेम की बात है कि हमने तो आईन को भी बनाया, हमने कानूनों को भी बनाया, हम तो बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम तो कानून के रखवाले हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकली हम देखते हैं हम ही तो इन कानूनों को तोड़ने वाले हैं। वी आर द पीपल हु आर वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, हु आर वायलेटिंग द लॉज। तो ये भी हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने गिरेबान में हमें झांक के ये देखना चाहिए कि एज ए सिटीजन अगर स्टेट मेरे फंडामेंटल राइट्स को प्रिजर्व करता है, अगर स्टेट मेरे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, लेकिन एज ए सिटीजन मेरी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं कुछ, वो मैं क्या निभाता हूँ, उसमें हम लोग बिल्कुल जो हैं बिल्कुल हम नहीं निभा रहे हैं और हमें इनको निभाना चाहिए। तो ये भी एक मैसेज है जो ये राइटर जो है नानी पालकी वाला वो हमें ये बताना भी चाहता है। इसके अलावा आगे लिखते हैं, A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted that near catastrophic depletion of India's forests over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. और जो पार्लियामेंट एक कमेटी बनी थी इस चीज को मॉनिटर करने के लिए, इस चीज को एसेस करने के लिए कि जो इंडिया में अपने नेशनल फॉरेस्ट थे तो वो किस हद तक अभी बढ़े हैं या कमी हुई है, उसमें ये पता चला है कि 3.7 मिलियन एकर्स पर ईयर के हिसाब से हम अपने फॉरेस्ट को लूज कर रहे हैं, हम अपने फॉरेस्ट को खो रहे हैं। और ये इसकी वजह जो है, इसकी वजह यह है कि हम डिफॉरेस्टेशन को प्रमोट कर रहे हैं जबकि हम एफॉरेस्टेशन को बिल्कुल इनकरेज नहीं कर रहे हैं। इस वजह से हम देखते हैं कि दिन ब दिन हमारे मुल्क में जो है लैंड जो है वो बैरन होती जाते हैं, डेजर्ट्स बढ़ रहे हैं, वाटर रिसोर्सेज बिल्कुल ख़त्म हो रहे हैं। तो कई सारी प्रॉब्लम्स का हम सामना कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अगर हम भी अभी भी हमने इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं किया, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को नहीं रियलाइज़ किया, टाइम विल कम व्हेन इट विल बी टोटली डिफिकल्ट फॉर अस टू लिव इन आवर कंट्री। So, according to the writer, and as a humanist, we all should take our responsibilities. We should promote afforestation rather than encouraging deforestation. We should control any kind of pollution that causes threat to our life. So that is all for today. I hope that you might have enjoyed it. Tomorrow we will take the next part. Until then, Khuda Hafiz. Thank you.